दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई हुई मूवी केसरी चैप्टर 2। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होता है 13 अप्रैल 1919 से, जहां पर दर्शनकारियों का एक समूह रोल अटैक को विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में शांतिपूर्वक जमा हो जाते हैं। पर यहीं पर हमको नजर पड़ता है एक युवाकारी, एक लड़का प्रकट सिंह पर, जो कि अपने माँ और बहन के साथ यहाँ पर आया हुआ होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक एरोप्लेन के, जो कि जलियांवाला बाग के जस्ट ऊपर से निकला था, जिसके आधा घंटा के बाद जनरल डायर अपना पूरा सैनिकों के साथ इस घटना पर पहुंच जाता है, जो कि बिना चेतावनी देते हुए पूरा अनिहत्ता पर गोली को चलवा देता है। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से जितना लोग बच गए थे वह अपने जान को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, लेकिन सिर्फ एक कुआं था। उसी कुआं में सारे लोग कूदकर अपना जान दे दिए थे। और इसी जनरल साइड में प्रकट सिंह ने अपने माँ और बहन को इसी जलियांवाले बाग में खो दिए थे, लेकिन इसमें प्रकट सिंह बच गए थे। जलियांवाला बाग में कई घंटे तक पूरा लाशों को छोड़ दिए थे चिलबग को खाने के लिए, और बाद में इन सभी लाशों के अंग्रेजों के द्वारा नदी में फेंक दिया जाता है। अब क्योंकि यह बहुत ही बड़ी बात थी और ब्रिटिश शासन को यह बात को छिपाना भी था, इसलिए प्रेस में इसके बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है। सरकारों के पक्ष अखबारों के पहला पन्ना में लिखा जाता है, प्रदर्शनकारी आतंकी थे, उन लोगों के हमला होने के कारण हम लोगों को मजबूरी में गोलियों को चलाना पड़ा। फिर उसके बाद हमें कुछ दिनों को बाद को सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हमको पता चलता है शंकर नारायण एक वकील के बारे में, जो कि वह एक ऐसा वकील है जो कि आज तक कभी भी एक भी केस नहीं हारा है, और वह प्रेजेंट में एक कृपाल नाम के व्यक्ति के नाम में केस को लड़ रहा है। वह केस शंकर नारायण को तीरथ सिंह ने दिया था, जो कि माइकल लीगल का एडवाइजर लीजर है। कृपाल सिंह तो एक क्रांतिकारी है भी, और साथ में वह ब्रिटिश डायर और माइकल लीडर के खिलाफ में चला गया था, जिस वजह से उसको एक्शन लेना पड़ा। कोर्ट में वह दूसरी करार पाया जाता है, और फिर यहाँ पर भी शंकर नारायण यह केस को जीत जाता है और कृपाल सिंह के यहाँ पर जेल हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शंकर नारायण ब्रिटिश डायर के खिलाफ में एक काम करता रहता है। हालांकि शंकर नारायण एक ईमानदार आदमी है, इसीलिए उसको नए ड्यूटी का उपहार दिया जाता है, और यह वही दिन था जिस दिन जलियांवाले बाग में डायवर्सर हुआ था। तो ब्रिटिश साइड को जलियांवाले बाग में जितना कुछ हुआ था वह पूरी बात को दबा देना था। एक तरफ तो प्रेस का मुंह बंद हो गया, लेकिन लोगों के बीच में गुस्सा कम नहीं हुआ था। इसका हल भी ब्रिटिश सरकार ने निकाला और 25 रुपए के मुआवजा ने बांट डाला। तो दूसरी ओर इस मामले को निपटाने के लिए एक फर्जी जांच बैठवाने का निर्देश दिया। इसी जांच के हिस्सा थे हाल ही में नाटू हासिल करने वाले संस्करण नायक। ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बनाती है। जी संस्करण इस योग के एकमात्र भारतीय नायक है, जिसका ब्रिटिश नायक पर पूरा विश्वास है। ग्राउंड पहले ही मानता है कि यह उनके लिए कठपुतली के लिए काम करेंगे। फिर उसके बाद जब आयोग बना, फिर उसके बाद उसका जांच स्टार्ट हो गया। तो शंकर नारायण ने यह देखा कि जलियांवाले बाग में जो भी कुछ हुआ, वह जो कुछ भी हुआ वह एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि वह एक जेनोसाइड था, क्योंकि जनरल डाई के वजह से यह सब हुआ था। यह बात सभी लोगों के मालूम हो गई थी। इसके बाद आयोग के सभी लोग नोट गिल्टी कहा था, सिवाय शंकर नारायण के। लेकिन तेरा सिंह ने कहा, तुम्हारा एक वोट को इधर से उधर हो जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मगर शंकर नारायण यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर वह यहाँ पर चुप हो गया। फिर उसके बाद फिर जांच हुआ, और जांच में फिर ब्रिटिश सरकार ने इस जांच को छुपाना चाहा, लेकिन इस बार नायर की नजर एक युवा क्रांतिकारी लड़का प्रकट सिंह पर पड़ जाता है। लड़के से नायर का रिश्ता बहुत ही पुराना कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन यह है कि जो प्रकट सिंह है वह पाल सिंह का बेटा है, वह क्रांतिकारी भी है और एक वह सही इंसान भी है। जब नायर प्रकट सिंह से मिला तो उसको जब पता चला कि जो यह लड़का है यह जलियांवाले बाग में अपने माँ और बहन
को खो दिया है। वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अकेला ही आवाज उठा रहा है। वह कहते हैं कि जुल्म करने वाले अंग्रेज गलत है तो जुल्म सहने वाले भारतीय उससे भी बहुत ही ज्यादा गलत है। शंकर नारायण प्रकट सिंह के यह पूरी बात जब सुनता है तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन जब शंकर नारायण प्रकट सिंह से मिलने के लिए उसको घर गया तो उसको पता चला कि प्रकट सिंह अपना ही हाथ काटकर वह मर गया है। फिर वह यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुक सकता है। फिर वह वापस अपने वाइफ के साथ केरल जाने लग जाता है। जब वह स्टेशन पर होता है तब वहां पर एक लड़की आती है। जिजिट नाम के वह लड़की कहती है कि प्रकट सिंह का मौत तुम्हारे ही वजह से हुआ है। अगर तुम कुछ भी एक्शन लेता तो शायद वह बच सकता था, क्योंकि वह अकेला पड़ गया था। जीत पदारी वह एक लॉयर है और जलियांवाले बाग में जो भी कुछ हुआ था वह उसके लिए लड़ेगी। दिलजीत शंकर नारायण से कहती है, तुम्हें जलियांवाला बाग महज एक हत्या लग रहा होगा, लेकिन तुम आज भी वहां जलियांवाले बाग तर पहुंचेंगे तो वहां के दीवाल चीखता हुआ नजर आएगा। जब शंकर नारायण जलियांवाला बाग तर पहुंचा और वहां के वह सारी चीज को ध्यान से देखा तो यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था उसे शंकर नारायण महसूस करने लग गया था। तभी वहां पर दिलजीत भी आ जाती है। फिर शंकर नारायण दिलजीत से कहती है कि मैं यह केस को लड़ूंगा। वह बताता है कि यह लड़ाई बहुत ही ज्यादा गंभीर होने वाला है, क्योंकि यह लड़ाई जनरल डायर के बीच में नहीं है बल्कि पूरे के पूरे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है। फिर उसके बाद वह दोनों इनविटेशन करते हैं और जनरल डायर के खिलाफ वह केस कर देते हैं। फिर शंकर नारायण जज को बताते हैं कि 13 अप्रैल को जो भी कुछ हुआ वह एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन बदले में जनरल डायर को यह मानना था और बदले में जनरल डायर के लोगों पर हमला कर रहे थे और उनके पास हथियार थे। फिर शंकर नारायण उनसे पूछता है कि उन लाशों के नीचे आपको कितने हथियार मिले थे, कि उससे आपको खतरा हुआ था। ऐसा एक भी हथियार वहां पर मौजूद नहीं था। फिर जनरल डायर का वकील उनसे कहने लग जाता है कि वह लोग जनरल डायर के कैफ को पालन नहीं किया था, जहां पर नायक सरदार सिंह भी इस पर झूठी गवाही दे देता है। वह कहता है कि 4 बजे के करीब में वह लोग पुलिस के सामने से बहुत सारे हथियार को लेकर क्रॉस किए थे, जिस वजह से उसे जनरल डायर को कवर करना पड़ी थी। लेकिन यह सब बात झूठ था, क्योंकि सरदार सिंह ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। फिर यहाँ पर शंकर नारायण सभी को बताता है कि उस दिन 4 बजे के करीब में किसी ने अनाउंसमेंट किया था कि क्रांतिकारी कन्हैया कुमार ने जलियांवाले बाग में आ रहे हैं, जिस वजह से सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन यह जनरल डायर का साजिश था, क्योंकि उस समय कन्हैया लाल एक पटियाला के संविदा में मौजूद थे। अब शंकर नारायण कोर्ट में एक खतरनाक फैक्ट बताते हैं और कहता है कि जेनोसाइड होने से आधा घंटा पहले एक एरोप्लेन जलियांवाले बाग के ऊपर से गुजरा था, लेकिन ऑडिट वाले के मानना था कि वह हवाई जहाज एक मेजर को छोड़कर जा रहा था। लेकिन यह भी सरासर झूठ था, क्योंकि एरोनमेंट में यह सब कुछ भी नहीं लिखा था। फिर शंकर नारायण बताता है कि वह जलियांवाले बाग के ऊपर हवाई जहाज इसलिए आया था ताकि वह लोग देख सके कि जलियांवाले बाग में कितनी भीड़ है। और जनरल डायर ने गोरखा रेजिमेंट और सोल्डर को अर्जेंट से अर्जेंट यहाँ पर बुलवाया था, क्योंकि उसको पहले से ही मालूम था कि सरदार रेजिमेंट अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, इसलिए वह इन लोगों को बुलाया था। जनरल डायर को ऐसा लग रहा था कि यह केस एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, लेकिन अगले ही हफ्ते से ट्रायलर स्टार्ट होने वाले थे, जो देखकर तीरथ सिंह और जनरल डायर का मुसीबत बढ़ जाता है। तब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या कर सकता है। तभी उसे एकाएक याद आता है एक वकील के, और उस वकील का नाम है नेवल बेकिल, जो आधा भारतीय है और आधा ब्रिटिश। नायर के खिलाफ जनरल डायर का केस नेविल लड़ता है। नायर तो मेकिल का बहुत ही पुराना दुश्मन है। नायर एल्सर में जो सीट नेविल बेकुल को मिलना था वह एंड टाइम पर नायर को मिल जाता है, और तब से नायर मेकिल का बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाता है। और इस तरह से संकरण मेकिल का बहुत ही
पुराना रिश्ता है और उनका बीच का आपसी और बढ़ाता है और इनका पूरा रूप कोर्ट में दिखने को मिलता है। और अगले हफ्ते कोर्ट में नेविल आता है। तब नेविल ने इस केस को दूसरे मोड़ पर ये आता है। वह बताता है कि 10 तारीख को एक टंकानायक फौज ने बहुत ही बड़ा आतंक मचाया था। इसी टंकानायक के पूरा फौज का कनेक्शन जलियांवाला बाग से है। इसलिए बेल्थिक्स बॉक्स में मार्थ नाम को एक टीचर को बुलाता है और मालूम चलता है कि तनवीर नाम के एक व्यक्ति ने मार्थ के साथ कॉलेज में दुष्कर्म किया था और तनवीर है जो डंटा नायक का एक लीडर फोर्स है। और तब तनवीर के साथ FIR हुआ और उसको जेल में पहुंचा दिया गया। लेकिन तनवीर जब जेल में पहुंचा तो टंटा नायक के फौज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उस दिन 13 अप्रैल को टंटा नायक के फौज आतंक को मचाने लगा। डायर को समझ नहीं आया और इसी वजह से उन सभी लोगों को मारना पड़ा। तो नेविस के आने से यह केस एक अलग ही मोड़ पर बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं नायक जो था वह फीका पड़ रहा था। नेविल ने जनरल डायर को बता दिया था कि यह केस नायर्स वर्सेस में जनरल डायर्स का नहीं है बल्कि नायर वर्सेस रेपिस्ट को बचाने के केस हो गया है। जिस वजह से जो जनता था वह भड़क गया और नायर जब अपने बीवी के साथ घर जा रहा था तो भड़की हुई जनता ने सभी लोग के सामने नायर के ऊपर कर मुंह पर पोत दिया। अंदर आने पर नायर सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन वह जो कर रहा है वह सही है और उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि यह केस एक अलग ही एंगल पर जा रहा है और हमारे पास सिर्फ अब 2 दिन है और 2 ही दिन में हमें सब कुछ साबित करना पड़ेगा। और इस वजह से इनविटेशन करना चालू कर देते हैं और जिस स्टोर रूम में मार्थ के साथ दुष्कर्म हुआ था और वह वहां सभी चीजों को दे। यहाँ पर यह भी साबित हो जाता है कि यह बुक किसने इसको सुनाया है। वह बुक दरअसल तनवीर ने ही पूरा कहानी मार्थ को सुनाया था। यहाँ पर एक और फैक्ट मालूम चल जाता है कि तनवीर और मार्थ एक रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे मगर रोमांस करते समय एक स्टोर रूम में प्रिंसिपल से पकड़े गए तो प्रिंसिपल भड़क गए क्योंकि वह एक इंडियन था। फिर उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया लेकिन फिर भी इन सभी चीज से यह साबित नहीं हो जाता कि जनरल डायर ने गलत तरीके से उन सभी को जेनोसाइड कराया था क्योंकि नायर के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिसका फायदा नेविल उठाता है और कहता है तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है तो यह केस के यहाँ पर ही रफा-दफा कर देते हैं। नेविल बहुत ही ज्यादा चालाक था। वह पहले ही सारा हिरेस्ट वालों को कोर्ट से बाहर निकलवा दिया था ताकि कोई भी प्रेस वाला इस केस को नहीं छाप सके। अब वह केस को ऐसा एंगल पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर नायर को कुछ भी सबूत नहीं है और कोर्ट ने नायर से इस बार सबूत मांगे थे। वक्त भी बहुत ही कम था और सबूत को भी बटोरना था। इस वजह से दिलजीत और नायर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। बाद में नायर ने तो कुछ सबूत को तो हासिल कर लिया इसलिए नायर ने अगले हफ्ते में जनरल डायर को ही बॉक्स में बुलवा लिया है और उससे तीखे सवाले पूछे गए और डायर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्वस था और वह जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर नायर जज साहब से बताता है कि बचपन से ही डायर को हंगर शूज हैं। नायर बताता है कि बचपन में डायर जब स्कूल में थे तो हिंदू इंडियन कुछ लड़के इसको हकला हकला कहकर चिढ़ाते थे और जो डायर के पिताजी थे वह हिंदुस्तानियों आदमी से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। डायर जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे उसका नफरत हिंदुस्तानियों पर बहुत ही ज्यादा बढ़ते चला गया। दरअसल नायर को एक बीमारी था जिस वजह से उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था और इस बार नायर ने इसी का फायदा उठाया और इस बार नायर ने डायर से बहुत ही ज्यादा तीखा सवाल पूछे जिसे सुनकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर डायर सब कुछ बोल दिया जो कि उसे सब कुछ बोलने के बाद उसे थोड़ा अफसोस हुआ। और कुछों दिन के बाद जज साहब इस केस का पूरा फाइनल डिसीजन बताने वाले। यह केस जो था वह नायर के पक्ष
में ही झुक रहा, लेकिन जनरल डायर, नेविल और धीरज सिंह मिलकर इस केस को कैसे भी कर जितना चाहते थे और फिर इस केस में नायर को ही हटा देते हैं और उसके घर पर रेड पड़वा देते हैं और उसे स्पाइक का एक एजेंट बता देते हैं, जो कि सारा बात झूठ था। और फिर टायर का यह पूरा चाल काम आ गया। उसके बाद दिलजीत और नायर को जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद नायर और दिलजीत के साथ पूछताछ किया गया। फिर वहीं दूसरी तरफ फाइनल डिसीजन के सामने दिलजीत और नायर कोर्ट में नहीं पहुंच पाया। फिर उसके बाद जज ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया, जिस वजह से जनरल डायर को नॉट गिल्टी कहा गया और यह केस यहां पर नेविल पूरी तरह से जीत चुका। मतलब जनरल डायर सभी लोगों के सामने नॉट गिल्टी निकल गया था। फिर उसके बाद नायर और दिलजीत को जेल से रिहाई कर दिया गया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि वह यह जंग हार गया था। फिर नायर वह डिसाइड करता है कि वह अब यहाँ पर नहीं रह सकता है। फिर वह अपने बीवी के साथ केरल चले जाता है। वहां पहुंचने के बाद भी उसे जलियांवाले बाग के पूरा कांड उसके दिमाग में आ रहे थे और वह भूल नहीं पा रहा था। तभी केरल में ही कृपाल सिंह का एक चिट्ठी आता है। कृपाल सिंह वही आदमी है जो कि प्रकट सिंह का पिता है। फिलहाल में अभी कृपाल सिंह वह जेल में है और जेल में सही चिट्ठी लिखा था कि प्रकट सिंह अपने आप को हत्या नहीं किया था, बल्कि उसे अंग्रेजों ने मार डाला था और उसको मारने में बल्कि एक दो आदमी नहीं बल्कि 3-4 आदमी मिलकर उसे मारा था, क्योंकि उसको मालूम था कि प्रकट सिंह क्या लड़का था। भले ही वह 13 साल के था, लेकिन वह पूरा अंग्रेजों के एम्पायर से अकेला ही लड़ रहा था। फिर अगले दिन यह सभी खबर अखबार में छपते गया तो धीरे धीरे जनरल डायर सदमे में चला गया। फिर वह इंग्लैंड चला गया क्योंकि उसे शोल्डर से निकाल दिया गया था। फिर कुछ सालों के बाद जनरल डायर को अपने ही बीमारी से उसका मौत हो जाता है। फिर 21 साल के बाद यानी 1940 में उधम सिंह ने माइकल डायर को सभी के सामने में उसे गोली मार दिया था और फिर इसी के साथ यह कहानी पूरी अच्छी तरह से खत्म हो जाता है।